अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिसके कोई चार्जेस नहीं है। फ़ायदा ये होगा आपको कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और आपसे मिस नहीं होगी। तो आज की हमारी वीडियो है मुकेश अंबानी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल टू लॉन्च 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर्स इन इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी 7-Eleven स्टोर्स के बारे में सुना है? देखिए, भारत में अभी तक तो ये स्टोर नहीं था, लेकिन पूरे विश्व भर में कई सारे देशों के अंदर आपको इस तरह के कन्वीनियंस स्टोर देखने को मिलेंगे, जहां पर हर तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं और ये 24 आवर्स ओपन रहते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि पहली बार ये जो स्टोर है वो मुंबई में खुलने जा रहा है, और इसका जो मेन कारण है वो ये है कि रिलायंस रिटेल, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, वो यहाँ पर टाई अप की है 7-Eleven स्टोर्स के साथ। ये आप देख सकते हो, रिलायंस रिटेल टू लॉन्च 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर्स इन इंडिया। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, और 7-Eleven कब से शुरुआत हुआ, क्या है ये पूरा कहानी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर studyIQ.com पर जा सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। आपको सबसे पहले मैं तो ये बता दूं कि 7-Eleven जो स्टोर है उसका पहले टाई अप हुआ था फ्यूचर रिटेल के साथ। जी हाँ, फ्यूचर रिटेल वही कंपनी जो कि रिलायंस के साथ टाई अप कर रही थी, लेकिन अभी बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है। तो फ्यूचर रिटेल का 2 साल से एक एग्रीमेंट था कि 7-Eleven जो स्टोर है उसको भारत में ओपन किया जाएगा, लेकिन इसमें कई सारे प्रॉब्लम आ गए, जिसकी वजह से 2 दिन पहले की बात है, फ्यूचर रिटेल और 7-Eleven ने अपना जो एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। और उसके जस्ट बाद 2 दिन के बाद अब यहाँ पर खबर आई है कि रिलायंस रिटेल के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है, और जो सबसे पहला स्टोर है वो भारत के अंदर मुंबई में खुलने वाला है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि रिलायंस रिटेल, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, उसका एक मास्टर एग्रीमेंट हुआ है 7-Eleven स्टोर के साथ। 7-Eleven मैं आपको बताऊं तो यूएस बेस्ड जो टेक्सास है वहाँ पर उसके बेस्ड कंपनी है, ये टेक्सास हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। तो एक मास्टर एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि अभी ये फुल एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, एक प्रकार का आप कह सकते हो ऐसा एग्रीमेंट है जहां पर लगभग सभी कुछ चीजें एग्रीमेंट हो गई हैं। आगे चलकर जो पूरा एग्रीमेंट है वो हो जाएगा, और उसके जो डिटेल्स हैं उसको बाद में लाए जाएंगे। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस टॉपिक के बारे में आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला स्टोर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मुंबई में आप देखिए जो अंधेरी ईस्ट है वहां पर खुलने जा रहा है सैटरडे को। कल की बात है, कल ही ये स्टोर ओपन हो जाएगा 9 अक्टूबर को। और उसके बाद बताया जा रहा है कि जो पूरा ग्रेटर मुंबई है वहां पर कवर किया जाएगा, कमर्शियल एरियाज पर कवर किया जाएगा, और फिर धीरे धीरे हो सकता है कि मे भी देश भर के अंदर अलग अलग हिस्सों में इसको ओपन किया जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 7-Eleven स्टोर एग्जैक्टली है क्या, और इसका कंपटीशन किसके साथ हो सकता है भारत के अंदर। देखिए, 7-Eleven एक ब्रांडेड स्टोर है जो कि राउंड द क्लॉक काम करता है। मतलब आपको बताया 24/7, आप रात को 2 बजे भी जाओगे, 4 बजे भी जाओगे, ये आपको हमेशा ओपन मिलेगा। और देश भर में पूरे विश्व भर में अगर आप देखिए तो 77,000 स्टोर्स करीब 18 कंट्रीज में फैले हुए हैं। स्पेशली नॉर्थ अमेरिका के अंदर 16,000 स्टोर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसकी शुरुआत बेसिकली होती है 1927 में। 1927 में तो क्या था, इसके नाम वगैरह काफ़ी डिफरेंट था, आगे चलकर इसका नाम चेंज हुआ, लेकिन ये जो स्टार्टिंग का बिजनेस था वो था आइस हाउस। बेसिकली क्या करता था कि उस समय उतना ज़्यादा रेफ्रिजरेटर, जो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर था, वो घरों में नहीं होता था। तो ये लोग क्या करते थे, जो आइस का ब्लॉक है वो बेचा करते थे घरों में, ताकि जो फूड वगैरह हुआ उसको प्रिजर्व करके रखा जाए। तो इनका काम स्टार्ट हुआ था आइस हाउस से, और ये आप देख सकते हो आज के डेट में आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि आपको छोटी छोटी बैटरी भी चाहिए अगर मान लो, तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कन्वीनियंस स्टोर एक प्रकार का, जहाँ पर आप हर एक आइटम जाकर खरीद सकते हो लगभग। भारत में अगर मैं आपको बताऊँ तो इस तरह का, अगर आप स्पेशली दिल्ली में रहते हैं, आपने 24/7 के बारे में सुना होगा। 24/7 वैसा ही सेम स्टोर है। 24/7 भी ये 24 घंटा ओपन रहता है, और लगभग हर एक आइटम जो डेली यूज़ की जो नेसेसिटी होती हैं, फूड आइटम से लेकर कुछ भी, वो आपको मिल जाता है। लेकिन स्टिल आप कह सकते हो कि भारत के अंदर इस तरह के जो स्टोर्स हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन हो रही है, चीज़ों का व्यवस्था बदल रहा है, लोगों का वर्क कल्चर बदल रहा है, इस तरह के अब स्टोर्स खुलते जा रहे हैं। स्पेशली जो फॉरेन ब्रांड्स थे वो अभी तक मल्टी ब्रांड रिटेल के अंदर उनकी पाबंदी थी, लेकिन अब वो भी अलाउ कर दिया गया है। आगे चलकर हो सकता है कि भारत के अंदर ये जो 7-Eleven स्टोर है उसको
बाकी कंपनी से कंपटीशन मिले। अब कौन सी कंपनीज होगी मैं आपको बताता हूँ, जैसे डुंजो हो गया, स्विगी हो गया, ग्रोफर्स हो गया। अब आप सोचोगे ये कंपनीज तो ऐसी हैं जो कि सिर्फ डिलीवरी में काम करती हैं, लेकिन इन कंपनीज के द्वारा बोला गया है कि वो आगे चलकर 24/7 काम करेंगे और उनका खुद का वेयर हाउस होगा जहां पर वो प्रोडक्ट्स को स्टोर करेंगे और घर पर आकर आपको डिलीवर कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ कंपटीशन 7-Eleven को आगे चलकर देखने को मिल सकता है। जहां तक इस कंपनी के बारे में सवाल है, देखिए क्या हुआ था कि ये कंपनी है तो यूएस बेस्ड, टेक्सास बेस्ड मैंने आपको बताया, लेकिन इसका ओनर अगर आप देखोगे तो जापानीज ओनर है। कैसे क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। 1973 में ये जो 7-Eleven वाली कंपनी थी, उन्होंने एग्रीमेंट किया था जापानीज डिपार्टमेंट स्टोर चेन के साथ, इटो योकाडो, ठीक है। तो इस कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया और अपना जो बिजनेस है ऑटो पार्ट्स, पेट्रोलियम, कई सारी चीज़ों में इन्होंने बढ़ा दिया। आगे चलकर क्या होता है, 1980s में ये जो कंपनी है 7-Eleven वाली, वो बहुत ज़्यादा डेट में आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो जाता है। तो फाइनली इनको अपना जो बिजनेस है वो बेचना पड़ता है क्योंकि बैंकरप्ट हो जाते हैं 1990 में, और जो जापानीज कंपनी है वो इसका 70% स्टेक खरीद लेती है। तो आज के डेट में मेजॉरिटी शेयर होल्डर वो जापानीज कंपनी की है, ना कि किसी यूएस के पर्सन के पास, ठीक है तो इसका हेडक्वार्टर यूएस में ही, लेकिन मेन ओनर इसका जापानीज आपको देखने को मिलेगा। और 1999 में फाइनली इसका नाम जो है वो 7-Eleven कर दिया गया। अब देखो ये भी इंटरेस्टिंग है 7-Eleven, क्योंकि क्या हुआ था कि उस समय अगर आप देखोगे 7-Eleven इसलिए था क्योंकि उतना ज़्यादा 24/7 होता नहीं था उस समय। तो क्या है, सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक इतने लंबे समय तक ये ओपन रहता था स्टार्टिंग में। वो तो अब इन्होंने 24 आवर्स कर दिया, लेकिन क्योंकि उस समय 7-Eleven था इसीलिए उसका नाम वो पड़ गया। तो ये पूरा चीज़ है, आई होप कि सबको जानने को मिल गया होगा। लेकिन जाने से पहले एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि आखिरकार क्या कारण रहा जिसकी वजह से जो फ्यूचर रिटेल और 7-Eleven का एग्रीमेंट हुआ था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। देखिए ये लोग 2019 में एक एग्रीमेंट में आए थे। इस एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ कि जो फ्यूचर रिटेल है उसके नीचे एक सब्सिडरी कंपनी बनाई जाएगी, और उस सब्सिडरी कंपनी का क्या नाम था ये आप देख सकते हो, फ्यूचर 7। मतलब फ्यूचर रिटेल का फ्यूचर यहाँ से ले लिया और 7-Eleven का 7 यहाँ से ले लिया और इसका नाम पड़ गया फ्यूचर 7। और ये कंपनी बनाई गई। इसका काम था कि भारत के अंदर 7-Eleven स्टोर को खोला जाएगा, लेकिन इन्होंने जो ट्यूसडे को एग्रीमेंट कैंसिल किया है उसमें ये बोला है कि हमारा जो टारगेट था ओपन करने का, स्टोर ओपन करने का, बहुत सारे ऐसे कई सारी चीज़ें थी जो कि पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से हमारा जो बिज़नेस है वो फर्दर आगे नहीं बढ़ पाया और हमने इसको कैंसिल कर दिया। वैसे मैं आपको बता दूं फ्यूचर ग्रुप का एक बहुत बड़ा डील हुआ था रिलायंस रिटेल के साथ, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। अमेजॉन ने उसको चैलेंज किया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ये फेल ना हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से 7-Eleven स्टोर्स के बारे में आपको सब कुछ जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन और इस तरह के मल्टीनेशनल कंपनीज की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो ग्लोबलाइजेशन की वजह से मूलतः आप कह सकते हैं कि किस पर्सन्स के जो लिविंग कंडीशन है किन लोगों का इंप्रूव हुआ है? ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। वैसे तो काफ़ी हो सकता है, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट आंसर है वो आपको चुनना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर। अच्छा, ऐसी कोई भी चीज़ मैंने कराची में नहीं देखी, कोई ऐसा स्टोर जो 24/7 काम करता हो। स्टोर्स तो हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े मॉल्स हाँ, हैं कराची में। एक बहुत बड़ा मॉल है लकी वन जो है, लकी वन सबसे बड़ा है, लकी वन जो है एक है, और चैज़अप है यहाँ पर, इम्तियाज़ है और नाहिद है, और क्या क्या है, हाइपर है, इम्तियाज़। खैर बहरहाल बहुत सारे कराची में हैं और बहुत टाइम से अब ये रुझान शुरू हो चुका है मॉल्स वाला कि आप मॉल्स में जाएंगे तो आपको हर चीज़ एक छत के नीचे मिल जाएगी। सब्जी हो या कपड़ा हो, बड़ी बात होल प्राइस में मिल जाएगी। लोग ज़्यादा इसलिए जाते हैं। अच्छा, मैंने इनका एक चीटिंग पकड़ी है, मतलब एक आपने बताया था एक वीडियो में, दोबारा नहीं बताऊँ, पता नहीं कईयों ने वीडियो नहीं देखी हो। फिर होता ये है, खैर पहले तो ये बात करते हैं कि पहले तो आते हैं 7-Eleven की सबसे खूबसूरत बात ये है कि जब आपका दिल करे, जब आपको ज़रूरत हो, जब आप चाहें, आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि आपको एक ही जगह हर चीज़ मिल जाएगी, कन्वीनियंस, ठीक है ना। आपको कहीं इधर से उधर जाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सहूलत है। मुकेश अंबानी का जिक्र हो रहा है, जिनकी कंपनी के साथ उनका जो एक एग्रीमेंट हुआ है, और मुकेश अंबानी यूँ समझ लो कि इंडिया की अमीर तरीन शख्सियत, बिजनेस टाइकॉन है, बहुत बड़े, इंडिया के नहीं वर्ल्ड के टाइकॉन्स में आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और इंडिया के टॉप पे मतलब है। तो इस चीज़ का, इस एग्रीमेंट का, और इस तरह के जो मॉल्स होंगे, मॉल्स ही कहेंगे, क्या कहेंगे इसे, मॉल्स ही कहेंगे, स्टोर्स कहेंगे, इसका बेनिफिट आवाम को बहुत है,
बहुत होगा, बहुत होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे जब बात स्टार्ट हो रही थी कि मुंबई में, तो मुझे ऐसा लग रहा था, फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हो रहा था, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जो 7-Eleven स्टार्ट होगा तो इसका स्टार्टअप जो होगा ना वो मुंबई से ही होगा। क्यों? ठीक है, क्यों? आपको पता है क्यों? बहुत बड़ा सिटी डेवलप, और मतलब एक क्लास के लोगों की वहाँ रहायश, तो मतलब इस तरह की जो नई चीज़ होती है तो यहाँ ज़्यादा ही और मैंने चलेगा। ज़्यादातर देखा है हर नई प्रोग्रेस वहाँ से स्टार्ट होती है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा हर चीज़ का वो इससे- इब्तिदा वहीं से करते और हैं। इससे ऐसा है कि लोगों का वक्त बचता है। मतलब देखिए ना, आजकल वक्त ही नहीं है लोगों के पास। वक्त ही नहीं। हर बंदा चाहता है मुझे घर के अंदर चीज़ मिल जाए। अब तो ऐसी ऐप्स आ रही हैं कि ग्रोसरीज आप मंगवा कि सकते हो जिन्होंने अपनी ही स्टोर रूम बना लिए हैं, अपने ही गोदाम बना लिए, और आप अगर कोई एप्लीकेशन के थ्रू मंगवा रहे हैं तो वो अपने ही गोदाम से आलू टमाटर सब कुछ आपको ला के दे रहा है। उन्होंने अपनी चीज़ें खरीद ली हैं। एक तो उनकी चीज़ भी की, दूसरा उनको चीज़ घर पे मिली, बिल्कुल, और उन्होंने स्टोर था उनके पास, ठीक है ना, ठीक है, और एक स्टॉक भी था उनके पास। कराची में भी ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसे मैं लोगों की प्रमोशन देख रहा हूँ, तो हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं, तो वो लोग किसी की प्रमोशन के लिए वीडियो बना रहे होते हैं। हाँ। तो उन्होंने बगैर एक एप्लीकेशन के थ्रू मंगवाई, तो उस एप्लीकेशन का मैंने कभी नाम ही नहीं सुना। अब वो एप्लीकेशन वाला क्या ला रहा है? दूध, अंडे, डबल रोटी, मतलब नॉर्मल चीजें ला रहा है। फूड पांडा का मैं बहुत देख रही हूँ, उसका तो बहुत कर रहे हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट भला की हो रही है। देखिए, फूड पांडा तो फूड के लिए है, फूड के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई चीज़ दही मंगवानी है, अंडा, टमाटर, कोई सब्जी कुछ भी मंगवाना है तो आप उससे मंगवा रहे हो, उससे मंगवा सकते हैं। फूड पांडा से भी वो मंगवा सकते हैं, नॉर्मल एप्लीकेशंस। फूड पांडा से फूड के अलावा, पांडा तो फेमस है ना, फूड पांडा तो इंटरनेशनल है, पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान में अब लॉन्च हुई है और बड़ी फेमस है, बड़ी चल रही है। इन्होंने अपनी पहले बेसिकली फूड के लिए थी, लेकिन अब एडवर्टाइजमेंट ये हो रही है कि आपको कुछ भी मंगवाना है, फूड पांडा के थ्रू मंगवा सकते हैं। बस की एप्लीकेशन थी, बस एयरलिफ्ट, हमारे यहाँ बस चली थी जो कि आपके मखसूस इलाकों में फिक्स टाइम पे चलती, और उसके स्टॉप्स थे और टाइमिंग थी। आपको एक दिन पहले उसकी बुकिंग करनी थी। जब कोविड आया था ना, कोविड से पहले 2 कंपनी ऐसी थी, स्वेल और एयरलिफ्ट, 2 कंपनी ऐसी थी। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि ऐसी बसेस जो एप्लीकेशन के थ्रू आप टाइमिंग बुक कर लें, बिल्कुल बुक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोविड आया तो पाबंदी लग गई बसों में, ट्रांसपोर्ट में, तो फिर ये हुआ कि बंद हो गई। अब एयरलिफ्ट ने क्या काम कर दिया? ये ग्रोसरी वाला एप्लीकेशन उनकी है, उनकी अब बस चल रही है, नहीं चल रही, मेरे ख्याल में बस तो नहीं चल रही शायद, लेकिन अब वो फूड डिलीवरी, ऑनलाइन डिलीवरी पे काम कर रहे हैं। तो आने वाला दौर, वक्त बचता जा रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शायद हम बहुत अच्छे खूबसूरत दौर में हैं। मैं बहुत शुक्र भी अदा करता हूँ कि इस दौर में हम बहुत ज़्यादा जी सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपना वक्त बचा सकते हैं। कि एक वक्त ऐसा था कि आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में ही महीनों लग जाते। बिल्कुल ऐसे आप एक घोड़ा चलाएं, ऊँट चलाएं, एक सिटी से दूसरे से, शादी में पुरानी बात बता रहा हूँ। अच्छा, मुंबई के अंदर मैंने इस एरिया का अंधेरी, ठीक है, अंधेरी ईस्ट, तो मुझे नहीं पता ईस्ट था कि नहीं था, अंधेरी का मैंने बहुत नाम सुना है। तो मैं बचपन में सोचा करती थी कि इसका नाम अंधेरी क्यों पड़ा। अंधेरा होता है वहाँ। एग्जैक्टली, फुली ब्लैकआउट होता होगा, नाम से अंधेरा, इंसान की नेचर है। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स से पूछना चाहूंगी, मैं क्वेश्चन भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं कर रही हूँ कि आप मुझे बताइएगा इसका अंधेरी ईस्ट मतलब अंधेरी नाम क्यों पड़ा। अच्छा, बांद्रा भी एक बहुत फेमस है, बांद्रा वो भी है, जुहू, वो भी एक फेमस जगह है। मुंबई खुद एक बहुत फेमस है, हम क्या जिक्र। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है मुंबई को शहर कहना गलत है, मुझे कभी कभी कंट्री लगता है पूरा। आपको पता है कई कंट्री जो है वो मुंबई के अंदर समा जाए। दुनिया के कई कंट्री ऐसे हैं जो मुंबई के अंदर बहुत कुछ है। अगर सिर्फ मैं कहती हूँ इंडिया छोड़िए, आप इंडिया का एक सिटी भी आप उसको डिस्कवर करना शुरू कर देना, तो उसके अंदर भी ऐसे राज, ऐसी चीज़ें जो आपको हैरान कर देंगी। और मुंबई मुझे लगता है ऐसा सिटी है कि वाकई वो बहुत बड़ा है, उसको सिटी कहना मुझे लगता है गलत है। खैर बहरहाल 7-11 आने वाले वक्त में आने वाला है, तो इसकी वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा वक्त बचने अच्छा, और मुझे लग रहा है एक और कदम तरक्की की। और सेकंड ये चीज़ ये है कि मॉल्स का मैंने कराची में देखा है कि अक्सर उन चीज़ों के प्राइस ये लोग कम करते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, और बच्चे आटा, चावल, दाल, चीनी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें होता है सबसे पहले तो आटा, दाल, चीनी, पत्ती, चावल, ठीक है ना, कॉमन चीज़ें होती हैं जो औरतों को घरों में सबको पता होता है। अच्छा, फिर ये कवर किस तरह करते हैं? जब आप आटा, दाल, चावल, चीनी, सब्जियाँ लेने जाएंगे तो वहाँ पे आप सोप हो गया, वो बर्तन भी ले लेंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो आप वहाँ पे हॉट पॉट भी ले लेंगे, तो कूलर भी ले लेंगे, तो टिफिन भी ले लेंगे। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं अप्लायंसेस वगैरह चीज़ों में, हाँ, उसमें ज़्यादा उन चीज़ों के रेट आपको नहीं पता क्योंकि आप वो रोज़ नहीं ले रहे हो, नहीं लेते, बिल्कुल वहाँ से आपको कवर कर लेते हैं।
या ज़्यादा ही निकाल लेते हैं आपसे। अच्छा, एक फिल्म आपने देखी थी कि जिसमें जब काउंटर पे आता है नाना पाटेकर तो चीज़ों के रेट लग रहे होते हैं तो एक $2 पे बचते हैं तो उसके बदले टॉफ़ी दे देते हैं उसको नाना पाटेकर को। हाँ तो मैं आपको टॉफ़ी देता आपके $2 पे बदले मैं आपको टॉफ़ी देता, आप लेते? तो वो आपसे वो बहस भी नहीं करती है, वो तो भाई हमदम मचा देता है। वो अपनी मुझे खुले दो मेरे से। देखिए देखिए बहुत ज़बरदस्त वायरल क्लिप है वो। तो ये मॉल्स वालों का है कि अच्छा एक रुपया भी अगर किसी का काउंट होते रहता तो आप आजकल नाना पाटेकर को वो कर रहे हैं, फॉलो वो तो मैंने देखा था तो मुझे याद आ गया अच्छा, कि मुझे मॉल्स जो फील हो है। रहा था। अच्छा, एक मेरे दोस्त बता रहे थे कि एक कपड़ों का एक ढेर लगा हुआ है जिसमें बच्चों की शर्टें वटें सही हैं है। तो 25 रुपीज़ लिखा हुआ है 25 रुपीज़ लिखा हुआ है तो उसमें पैंट भी हैं तो सब कुछ है तो ढेर लगा हुआ है। अब उसने फटाफट वहाँ से 2-4 चीज़ें उठा ली और काउंटर पे ले गया। सही। तो काउंटर पे ले गया तो काउंटर में बताया गया कि हाँ भाई ये 200 रुपये, तो ये 250 रुपये, तो ये 150 रुपये। तो बोला वो तो 25 रुपये लिखे हुए हैं। तो उन्होंने छोटी सी अंडरवेयर दिखाई कि ये स्टार्टिंग 25 रुपये से है, ये माल सारा जो है ना ये स्टार्टिंग ये सारा माल 25 रुपये से है। बच्चे की छोटी सी नैपी थी, पता नहीं क्या थी वो, ये 25 रुपये की यहाँ से है, ये मिलेगी आपको। तो कहने का मतलब है कि बड़े सेल के भी बड़े गेम हैं और औरतों को अक्सर सेल का अच्छा एक अक्सर सोचता हूँ 70% ऑफ है। एक मैं आपको बताता हूँ तो क्या वो नुकसान करेंगे? मतलब हम मुझे आज तक नहीं वो ये कहते हैं कि वो हम विंटर का जो हमारा कलेक्शन है वो हम समर में निकाल दे रहे हैं, समर का कलेक्शन विंटर में निकाल दे रहे हैं, वो ऐसे करते हैं। इस तरह से आपको घुमाते हैं, रोल अप कर देते हैं। नहीं रोल अप नहीं करते, घुमाते हैं, 100% घुमाते हैं। वो ये करते हैं कि किसी तरीके से, अब मैं आपको बताऊँ एक चीज़ मैं आपको दूँ, मैं कहूँगा ये 100 रुपये की है, मैं आपको 100 की दूंगा, चाहे मर जाओ तुम। हाँ। क्योंकि तू भी मर जा, मैं नहीं लेती। अगर दुकानदार कही 100 रुपये की है, मैं 25 रुपये की तुम्हें देने को तैयार हूँ, दे दो यार। अच्छा एक और बात बताओ, एक तो चले ठीक है, हम जाकर चीज़ लेते हैं तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें चीज़ नहीं समझ में आए, पैसे ज़्यादा है, हमने छोड़ दिए। एक ये होता है कि आप जब ऑनलाइन मतलब ऑर्डर करके मंगवाते हो, अब मुझे घड़ी बहुत अच्छी लगी, वॉल क्लॉक थी, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा ली, समझ नहीं आई। उसके प्राइस थे 1200, मतलब वो ऑफ था उसके ऊपर, तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई कि यार ऑफ में मिल रहा है। ये 2000 की क्लॉक मुझे 1200 में मिल रही, तो 800 मेरे सेफ हो रहे, मैंने मंगवा ली। जब वो क्लॉक घर पे डिलीवर्ड हुई है तो आपको मैं नहीं बता सकती, जब कार्डबोर्ड होता है ना, जो बॉक्सेज होते हैं कार्डबोर्ड के, उससे मतलब नक्शो निगारी होकर वो टूटी हुई ऊपर से, यानी उसके फ्लावर्स टूटे हुए, नीचे से फ्लावर्स टूटे हुए, और उसके हार्ट जो शेप बना हुआ था, हार्ट आधा ऊपर आधा नीचे। जो तस्वीर दिखाई गई थी वो बड़ी खूबसूरत लगी, वो बहुत नहीं निकली, ब्लैक कलर बिल्कुल वैसे ही था जो मैंने कलर चूज करा था, लेकिन वो कुछ ऐसा मटेरियल वो दिल ही नहीं कर रहा था लगाने का। और मामा कह रही है ये तुमने ऑर्डर करा है, और मामा अपना सर पकड़ के बैठ गई कि तुमने। भारत ये है कि अक्सर ऑफ का सुन के, सेल का सुन के खवातीन पागल हो जाती है, ये इनकी नेचर में है। 1200 चलो मेरे चले गए, मैं 2-3 दिन तक बड़ी उदास, यार मेरे 1200 लगे, चलो मैंने बोला कोई बात नहीं, होता है, चलता है। कल रात तो बात हो रही थी ऑनलाइन की नहीं, तो फिर हुआ ये कि मैं 2-3 दिन तक काफ़ी उदास रही। उसके बाद बुखार तो नहीं होता, उसके बाद कल रात में एग्जैक्टली मैंने कल रात में दोबारा से वही ऑनलाइन वाला पेज देखा, उसके ऊपर हाँ उसके ऊपर लिखा था 20% ऑफ सेल, और आपको पता है 1600 उसके प्राइस आ रहे थे उसी चीज और आई वाज लाइक ओ माय गॉड, यानी लोगों को अभी 1600 में भी चूना लगने वाला है, मेरी बचत हो गई, 400 रुपये सेव हो गए। तो आपका क्या फर्ज बनता था पता है? आपने कुछ प्रैक्टिकल उसमें किया? नहीं कुछ नहीं किया, आपको वो मुझे ब्लॉक कर देते। एक पेज ऐसे ही हुआ था, उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। आप अगर किसी को कोई अच्छा कमेंट्स करेंगे, आने वालों को बचा सकती हैं तो बचाएं, इससे तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करे, वो उन लोगों को ब्लॉक करते थे, कमेंट डिलीट कर देते। आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, गलत है यही करते हैं। खैर बहरहाल ये है कि मैं भी फिर सोचता हूँ कि एक अच्छा सा पेज बनाऊँ जिसमें बहुत बेवकूफ़, गलत बात है लेकिन लोगों की बददुआ लगेगी आपको, मेरे जैसे लोगों की। हमारा तो मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं। मैंने एक बहुत अच्छा सा एक चीज़ सोची हुई है जिसमें कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो हम लोगों को, नंगे पैर जो लोग हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, उनको हमने चप्पल पहनानी है, अपनी मशीनरी ख़रीद के अपनी ही चप्पल बना के लोगों को पहनानी है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोगों के पास पैर में पहनने के चप्पल नहीं है, और इतने तपती धूप हो रही है, तपती रेत है, और उसके ऊपर वो इस तरीके से एक प्लान है, किसी दिन कंप्लीट करेंगे उसको। बस आप दुआ करें जल्दी से इस पे इम्प्लीमेंट हो पाए। नहीं और होगा इंशाल्लाह, मैं कहता हूँ लेट होगा लेकिन होगा। मैंने ये सोचा है, मैंने ये देखा है कि जो चीज़ आप एक मरतबा ठान लें, सोच लें, आपने वो क्लॉक ठान ली थी, सोच ली थी तो मंगा ली। नहीं एक और बात मैं बताऊँ, थोड़ा सा फ़नी इसमें आ गया, लेकिन मैं आपको एक सीरियस बात बताऊँ। हमारा जो मज़हब है या हम जिससे रिलेट करते हैं एज अ मुस्लिम, तो हमें वैसे ही कहा जाता है कि हम गुनाह जब तक करते नहीं हैं, गुनाह का अगर इरादा करें और करें नहीं
जब तक नहीं करेंगे तब तक वो गुनाह काउंट नहीं होता, लेकिन नेकी का हम इरादा कर लें, हमने नहीं करी, कितनी खूबसूरत बात। ठीक है, तो वो काउंट हो गई, उसका सवाब हमें मिल गया, उस वक्त से मिलना शुरू हो गया। सही है, भले हमने अभी नहीं करी, तो अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम करें। ठीक है, और बहुत खूबसूरत वीडियो, बहुत ज़बरदस्त वीडियो। इन फ्यूचर मुंबई के लोगों को सबसे पहले इसका बेनिफिट और होने वाला है। हमारे यहाँ भी ऐसे 7-11 अच्छा, जैसे स्टोर्स खुले हैं जल्द से जल्द। 7-11 का मैं सोच रहा था कि 7/24 होता या कुछ ऐसा होता, 7 दिन 24 घंटे। तो ऐसा में 7-11। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, 7-11 से क्या समझ रही थी, 7 to 11 नहीं समझ रही थी, 7 days एंड 11 बजे तक, यानी कि 11 o'clock तक। अच्छा, ये मुझे पता चला 7 to 11 है। 7 to 11, लेकिन हम यही समझ रहे थे कि 7 दिन 24 घंटे, 11 घंटे तो वो समझ आ रहा था, लेकिन 24 तो ये घंटे पहले ये था कि कहते थे कि 7 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉप्स नॉर्मल खुलती थी, अच्छा। तो उन्होंने इस वजह से ये नाम रखा, तो आज तक जो हाँ, वो पहले की बात है, खैर, मुझे नहीं पता होती। बातें तो कहाँ से कहाँ निकल जाएंगी, हम तो चुप भी नहीं करते। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।